रिफ्लेक्टेड स्टेटमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग कौन कौन से रिफ्लेक्टेड स्टेटमेंट कर चुके हैं? मैं, मेरा माइंड, 5 सेंसेस, मेरा मन, मेरा संसार। मैं, मेरा मन, मेरा मन, 5 सेंसेस, 5 सेंसेस, मेरा बॉडी, मेरी बॉडी, मेरा संसार। मेरा संसार। ठीक है, मैं के 2 हैं। हाँ। ठीक है। दूसरा कौन सा स्टेटमेंट है? हिलो मत, बोलो मत, हिलो सोचो। मत, बोलो मत, सोचो मत। और तीसरा यूनिक मी। तीसरा यूनिक मी। यूनिक मी हो चुका है ना? हाँ। अच्छा, ये सब चीज़ें तो आप लोग भी समझ ही रहे हैं, फिर भी बार बार हम लोग को रिपीट करते हैं। आप लोग को ऐसा क्यों, मतलब समझ में आता है बार बार क्यों रिपीट आते हैं? कभी कभी तो लगता होगा ना कि यार ये तो आज मालूम है, फिर भी ये बार बार रिपीट क्यों होता है? रिपीट क्यों करते हैं सर? बोरिंग चीज़ होती है बार बार एक ही चीज़ को समझना, सुनना। एग्जाम्पल दे के आप समझाते हैं हाँ, तो एग्जाम्पल देके समझाते हैं तो एक थोड़ा और ज़्यादा डीप नॉलेज होती है उसके बारे में, और कुछ तो नहीं। डीप नॉलेज होती है उसके बारे में। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, जो भी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा कि स्टेटमेंट आपको मालूम है, बट मालूम से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, उसको इतना समझना है और अपने मन में उसको समझना ऐसे है कि और अपने चरित्र में भी उसको चरितार्थ करना है। मतलब इसलिए बार बार सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देते हैं कि वो क्या हो जाए, रिपीटेड एक्शन हैबिट्स हमारे अपने आप में वो ऑटोमेटिक होने लगे। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले आप लोग थे, देखते हैं लोग फील्ड में गाली देते हैं, कभी उनकी ट्रेनिंग हुई है? नहीं। लेकिन गाली की उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है कि गाली धुआंधार देते हैं। हाँ। उनसे पूछ दो कितनी गाली दो, जल्दी बता नहीं पाएंगे, और अरे एक फ्लो में निकल जाती है। इतनी हैबिट हो गई है उनकी। ऐसी हम लोग को ऐसी हैबिट करनी है कि सब चीज़ें जो हम लोग कह रहे हैं यूनिक नहीं, कहीं ना कहीं जरूर कंपेरिजन आ जाता होगा। जैसे किसी की अच्छी अंग्रेजी सुनते होंगे आप, या किसी को बढ़िया अधिकारी देखते होंगे, या फिर इन्फीरियर कहीं से आ जाता होगा। लेकिन हम लोग को इतना रिपीट करना है कि इन्फीरियोरिटी अपने में आए, सुपीरियोरिटी आए ना हम किसी से छोटे ना हम किसी से बड़े, सबको इज्जत देंगे, सबको सम्मान देंगे, अपना बेस्ट करेंगे, यूनिक नहीं वाला। ऐसे ही हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत, कभी कभी देखेंगे आपको आभास ही नहीं होगा पैर ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। हाँ। फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको धीरे 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 कंडीशनिंग। ऐसे ही मैं, मेरा मन, अपनी जो हमने गाड़ी देके एग्जांपल लेके समझा था, तो बार बार इसको एग्जांपल लेके समझना है, और इसलिए वीडियो बनाना है, बार बार देखना है। इतना देखना है कि बाय डिफॉल्ट जैसे ब्रश करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता दायां हाथ उठाएं बायां हाथ उठाएं, सोचते हैं कौन सा हाथ उठाना है, अपने आप ऑटोमेटिक उठता है, पेस्ट लगाते हैं, कर लेते हैं। उसी तरह इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सब चीज़ें आप लोगों का कैरेक्टर बन जाए, चरितार्थ बन जाए। मतलब ऐसे कैरेक्टर में आपके चीज़ आ जाए कि सोचना ही नहीं पड़े और ये चीज़ें होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ। चलिए, तो चौथा स्टेटमेंट कौन सा है? थमा थोपती बुदन तो तित्ते पात दरल उत्तो दोत्या दोदन थीन विथेन विनीत थरल। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आगे क्या है? उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसका अर्थ बताएंगे, इससे आप लोग क्या समझे थे? बताइए। जैसे एक तो ये हो चुका होगा ना, शर्माना नहीं, अपनी बातों को रखना है। समझे थे कि हम यही समझे थे कि जो फॉर्मनेस होती है, अगर तो एक तातवर तित्ते पात तातर होते तिथि भी तरीते थे, वो तिथि जो फॉर्दित करता है तो उत्ते ऊपर छूट करता है, बट अगर अगर वो तो ही ऐसा आदमी क्या तो तिथि तरह की ताकत नहीं है, और अगर तिथि को फॉर्दित करता है तो उतना ठीक है। आप सर जी? कि अगर कोई ताकतवर है, किसी के पास कोई ताकत है, पढ़ाई की या फिर फिजिकल ताकत है कोई भी, तो अगर वो किसी को क्षमा करता है तो वो उसका समझ में आता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर किसी के पास ताकत नहीं है, अगर वो किसी को कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है और कोई मतलब नहीं रहता उसका। तो अर्थ तो लगभग आप लोगों को समझ में आया ही है। क्षमा सोबती उस भुजंग को, क्षमा माफ करना, सोबती उस भुजंग को। भुजंग यहाँ कौन सा? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल। भुजंग का मतलब यहाँ पे भुजा से नहीं, सांप से है। तो उस सांप को क्षमा करना, वो सांप किसी को माफ करे, उसको अच्छा देता है, शोभा देता है जिसके पास गरल, जहर हो। तो वो जहर से नुकसान कर सकता है ना। हाँ। अगर जहर नहीं है तो कहेगा कि नहीं मैं क्षमा कर रहा हूँ, तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। बट इससे समझे क्या हम लोग, क्यों इसको, इस चीज को करना है और इससे क्या हमें सीख मिलती है? अर्थ आपने सही कहा, क्षमा सोबती उस भुजंग को, जैसे क्षमा उसको सूट करता है, क्षमा उसको शोभा देता है जिसके पास ताकत हो,
यही मतलब है ना। हम्म। तो ये तो मीनिंग क्लियर है, बट इसका क्या उपयोगिता है, इसका क्या प्रयोग है? कि अगर हम ताकतवर हैं और अगर किसी भी तरह से ताकतवर है, नॉलेज से या फिजिकली या फिर मटेरियलिस्टिक कोई भी ताकत है हमारे पास, तो हमें दूसरों को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कह सकते हैं ये भी इसका ठीक मतलब। है, अगर हमारे पास ताकत है तो किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है, वेरी नाइस। बट इस जगह पे इससे क्या सीखें? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मतलब अगर उस सांप के पास गरल है और वो क्षमा करता है तो ये उसको शोभा देता है, अच्छा लगता है, हम्म। ठीक। लेकिन अगर सांप के पास गरल ही नहीं है और वो क्षमा करता है तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। या कुछ उसका महत्व ही नहीं है एक तरह से। तो ठीक है, आपने कहा कि क्षमा करना चाहिए। और क्षमा करने के लिए ताकत जरूरी है, अगर हम्म, ताकतवर है तभी क्षमा कर सकते हैं। ताकत जरूरी है। क्या जरूरी है? ताकत। ताकत, ताकत चाहिए। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक का रिफ्लेक्शन क्यों डाला गया है आप लोगों पे कि सबसे पहले जैसे आप किसी को लड़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी से लड़ने गए, हम्म। अभी तो आप लोग बच्चे हैं, हम्म। भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? परिवार वालों अपने पे। मम्मी पापा पे। कुछ भी काम होगा तो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है अभी। हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? ताकत लेनी है। और कैसी ताकत चाहिए? कि जाके पहलवानी करना है, सबको पटकना है? नहीं। ताकत कैसी चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए शास्त्रों को समझना है, हाँ। और फिर शस्त्रों का भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र क्या है? जैसे आप लोगों को आज की टेक्नोलॉजी, आज का एकेडमिक्स, आज की जो साइंस, आज का मैथ्स, ये सब आनी चाहिए, आज का एआई। हाँ। कल को कुछ और आ सकता है। तो जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, शास्त्र मतलब केवल ये नहीं कि वेद ही पढ़ना है। वेद में भी अगर आप अंतिम पराकाष्ठा तो उपनिषद के अद्वैत वेदांता एक तरह से है, हाँ। उपनिषद है। सिंपली कहें वेदों के उपनिषद से बड़ा कोई अभी फिलहाल कह लीजिए इंटेलेक्चुअली उतना जो है परिपक्व नहीं है। हो सकता है आगे और अच्छा हो जाए, तो वो तो हमें मालूम, अगर वो उस तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। जिसमें हम शंकराचार्य जी का सपोर्ट लेते हैं, विवेकानंद जी का सपोर्ट लेते हैं, और ऑलरेडी उपनिषद हैं। लेकिन उसके अलावा आज की डेट में जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मैथ है, इसका हमें नॉलेज पहले लेना है, इसमें पूरा परिपक्व लेना है। जितना हम अच्छा हो सकते हैं उतना अच्छा करना है, ठीक है। ये हो जाएगा शास्त्र। जब ये शास्त्र हो गया तब शस्त्र, और शस्त्र भी आज की डेट में ऐसे लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं। शास्त्र और शस्त्र का बेसिकली मतलब है कि पहले आपको ज्ञान लेना है और उसके बाद ताकत भी चाहिए। ताकत दो तरह की हो सकती है, शास्त्र और शस्त्र के फॉर्म में। शस्त्र आज हम ये कहेंगे कि मनी कह सकते हैं, अगर पैसा रहेगा तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो ज्ञान लीजिए पहले। हमारा क्या है, आप शुरू में ज्वाइन करते हैं और हम लोग आपको ले जाएंगे सफलता तक। सफलता को हमने कैसे डिफाइन किया है लरर गोपाल? कैसे डिसाइड किया? आर्थिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक। हाँ, बौद्धिक। सबसे पहले क्या? बौद्धिक। और बौद्धिक क्या देगा? आर्थिक। और जब बौद्धिक आर्थिक हो जाए तो वीके आपको क्या बनाने का प्रयास करेगा? सही इंसान, आध्यात्मिक, ठीक है। तो अगर हम गरल की बात करें, आपके पास सांप की ताकत क्या है? उसका जहर। सांप की ताकत क्या है? जहर। उसका जहर। ऐसे ही आपकी ताकत क्या है कि आपको पहले बौद्धिक बनना है, बौद्धिक चीज़ आनी चाहिए। बौद्धिक क्या है? इंटेलेक्चुअल, ठीक। कभी कभी ऐसा आपको महसूस होगा कि आपकी शरीर की ताकत ज़्यादा है, लेकिन अगर देखे जाएं जितना जो सूक्ष्म उतना ज़्यादा ताकतवर है। थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे शरीर है, शरीर और मन में ज़्यादा ताकतवर कौन है? मन है, समझ रहे हैं। अगर पहलवानी हो या ऐसे लड़ाई झगड़ा हो तो मन शायद ना हो, लेकिन देखिए मन ही कंट्रोल कर रहा है इसको ना। मन ही टेक्नोलॉजी, एआई के थ्रू रोबोट्स और चीज़ें, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, बुद्धि प्रयोग करके बना रहे हैं। वैसे ही हम लोगों को जो गरल इकट्ठा करना है, सांप का एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो जैसे आप लोगों के अंदर होता है कि लड़ाई करना है, ताकत चाहिए, ऐसे है वैसे है, वो पहन के जाते हैं ना, लोहे वाला था ना आप लोगों के पास, तो था ना वो लोहे का करने के लिए, उसका काड़ा वाड़ा भी रखे थे। तो काड़ा वो पंजाब जी गुरु गोविंद सिंह जी के लिए रखे थे। आप लड़ाई होगी तो वैसे करके मारा जाएगा। क्यों सर जी? होता है, उस उम्र में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहने थे क्या आप मारेंगे ऐसे हो जाएगा, ये थे ना,
हाँ ये था ना, हाँ तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो क्षणिक के लिए लगता है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे क्या होगा, मारेंगे तो आपका चोट नहीं लगेगा, लगेगा। आपको भी चोट लगेगा, चोट लगेगा ना, हाँ और ज़्यादा नुकसान करेगा, और ज़्यादातर चांस है कि उसमें फंसेंगे आप। ठीक, काड़ा पहने हैं, हाँ दूर से ही एआई से बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, रोबोटिक सिस्टम आ गया है, हम्म टेक्नोलॉजी आ गई है। तो सबसे ज़्यादा आपका गरल क्या होगा, बौद्धिक। हम्म बौद्धिक क्या है, साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी, एआई, नॉलेज, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। हम्म क्वांटम कंप्यूटर जानते हैं, नहीं। बताइए क्या है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानकारी कीजिएगा आप लोग। हाँ, क्वांटम कंप्यूटर जैसे तो पॉइंट है कि सारी नई टेक्नोलॉजी, ये हो गया आपका गरल, बौद्धिक हो गया। बौद्धिक के बाद फिर गरल क्या आपका होगा, आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से जब संपन्न रहेंगे तो आप जो चाहेंगे खरीद सकते हैं, जो चीज़ चाहेंगे कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे उस सांप का गरल, उसके पास उसकी ताकत क्या है, जहर। गरल जहर है, और उसके पास ताकत है, इसलिए वो माफ़ करता है, तो उसको महत्व दिया जाता है। तो अभी जो आप लोग लड़ाई करते हैं, विवाद करते हैं, इसमें पढ़ना ही नहीं है। ये जो सेंटेंस दिया गया रिफ्लेक्ट करने के लिए, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया कि केवल इसका मतलब बताइए, मतलब तो आना ही है, लेकिन आपको कहा गया कि इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए अपने रिस्पेक्ट से। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति रिफ्लेक्ट करे तो कुछ और रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ आपको ये सेंटेंस देने का मतलब यही है, ये दोहा समझाने का मतलब यही है कि ताकत तो चाहिए ही चाहिए समाज में। वह राष्ट्र कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, वह राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता जिसके पास ताकत न हो। भारत ने आज तक किसी पर अटैक किया है? नहीं। अभी हम पाकिस्तान और कुछ की जो लड़ाइयों की बात छोड़ दें, हमने कभी किसी पे अटैक किया है? आप लोग रामायण देखते हैं, रामायण में राम ने लंका पे अटैक किया था, हाँ जीत गए थे। हाँ जीतने के बाद लंका को अयोध्या में मिला लिया उन्होंने, नहीं। वहाँ की गद्दी काबिज कर ली। नहीं। नहीं, हमारे संस्कार में ही ये नहीं है। जीते वहाँ पे, हाँ। युद्ध किए, क्यों किए? युद्ध इसलिए किए कि उन्होंने गलत किया, युद्ध किए, लेकिन युद्ध के बाद वहाँ की जो सत्ता थी किसको दे दिए? वहीं के सदस्य को दे दिए, हाँ वहीं के लोग को दे दिए। तो हमारे मूल में लालच नहीं है, हमारे मूल में कभी किसी का झपटना नहीं है। हाँ। हमने किसी के यहाँ अटैक किया है? नहीं। हमने किसी के मंदिर लूटे हैं? नहीं। हमने किसी के गिरजाघर लूटे हैं? नहीं। हमने किसी के चर्च लूटे हैं? नहीं। नहीं। हमने किसी पे अटैक किया है? नहीं। नहीं। लेकिन 11वीं सदी के आसपास देखें तो हम पे मुगलों ने अटैक किया। हाँ। मुगलों ने हमारे साम्राज्य को लूटा, हमारे मंदिरों को लूटा। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने लूटा। तो आप कितने भी अच्छे हैं, आप कैसे भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ताकत नहीं होगा, अगर सांप कितना भी अच्छा है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं होगा, तो लोग उसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में आप जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। करना क्या है, आपको अपना सामर्थ्य बनाना है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप जब अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे, और हर ऐसे विद्यार्थी जब अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही देश का हमारा सामर्थ्य होगा। और सामर्थ्य बढ़ाना है तो कैसा सामर्थ्य बढ़ाना है? दूसरे को कैप्चर करने के लिए, दूसरे को मारने के लिए नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को मजबूत रखने के लिए। किस तरह की मजबूती चाहिए? बौद्धिक, बुद्धि। फिर क्या चाहिए? आर्थिक। और साथ साथ सही इंसान भी बनना है कि अगर राम जब लंका पर अटैक करें और रावण को जब हराएं, तो हराने के बाद वहीं के अंगद को, अंगद कहाँ के थे? किष्किंधा के। नहीं, सुग्रीव को वहाँ दे दिए। नहीं, सुग्रीव। हाँ। सुग्रीव को वहाँ का राज्य दे दिए। किष्किंधा। जब बाली को हराया, हाँ। बाली को मारा तो जो उसका था अंगद और उनको दे दिए। हाँ। यहाँ पे जब आते हैं लंका में, तो यहाँ पे इसको किसको, विभीषण जी को दे देते हैं। हाँ। तो वहाँ का राज्य वहीं दे देते हैं। तो हमें अपना सामर्थ्य बढ़ाना है। आज की डेट में टोटल कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में? 195। यूनाइटेड नेशंस में कितने उसके मेंबर्स हैं? तो देखना है, ठीक है, सब थोड़ा सा समझना है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, WHO क्या है। अब हमें समझना है कि टेक्नोलॉजी, बौद्धिक बोल रहा हूँ तो क्या, हाथ से आप कितना भी काम करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी आनी, उसकी चीज़ होनी चाहिए। तो बौद्धिक वहाँ पे, इससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा, इमेजिनेशन से कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपने बौद्धिक पे मेहनत करना है। समझ रहे हैं? इस चक्कर में पढ़ना है, मारने के चक्कर में पढ़ना है नहीं। लड़ाई के चक्कर में पढ़ना है नहीं। लड़ाई झगड़ा करना है नहीं। नहीं करना है।
किस चीज़ में चक्कर में पड़ना है? खुद को ताकतवर बनाना। खुद को ताकतवर। और कैसे ताकतवर बनाएंगे? पहले बौद्धिक बौद्धिक। बौद्धिक मतलब बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, माइंड, दिमाग, इंटेलेक्चुअल, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सुपर कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। समझ रहे हैं? पहले मशीन्स थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मशीनिक युग आया, अभी देखिए एआई का युग आया है, आगे कुछ और युग आएगा। अभी 10 साल पहले तो नहीं था ना ये सब, आगे हो सकता है रोबोटिक सिस्टम बहुत आ जाएगा। ऑलरेडी फैक्ट्री में रोबोटिक सिस्टम्स आ गई काफ़ी सारी। ठीक है, तो आई बात समझ में? हाँ। एक बार इसको फिर दोहरा दें। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हाँ, समझ में आया सर जी? क्या समझ में आया रण गोपाल? जरा समराइज कीजिए जरा इसको। ये समझ आया कि किसी भी लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़ना है, और पहले अपने आप को ताकतवर बनाना है। बहुत इस रूप से अपने मन से इंटेलेक्चुअल से अपने आप को ताकतवर बनाना है। फिर हाँ लर्न कार्तिक, वांट टू से? हम ये समझे हैं कि पहले हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है, पहले भौतिक में माइंड को ताकतवर बनाना है। भौतिक में माइंड को ताकतवर बनाना है। बौद्धिक तो भौतिक और बौद्धिक में अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। हाँ, तो ठीक है, यस। इसी को हम लोग को धीरे धीरे ना, वो मैडम ने 5C बताया था ना, कौन सी मैडम? इंदिरा नूई जी को जानते हैं वो लोग, 5C को बताई थी ना, कम्युनिकेशन और कुछ वहाँ माइंड कैसा कुछ कह रही थी कि जैसे आपने सोच रहे हैं बौद्धिक, अब बोल रहे हैं भौतिक, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। चलिए, हाँ, मेन यही समझे कि खुद को बौद्धिक तरीके से ताकतवर बनाना है, बौद्धिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, बौद्धिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन अभी आपकी मेन प्राथमिकता फिजिकल लड़ाई का ज़माना चला गया, अब वो नहीं है। लाठी चलाना और ऐसे फिजिकल, बाहर से बैठे हैं ड्रोन 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर तक जाके मार कर सकते हैं। और भी टेक्नोलॉजी, लेजर बीम का तो सिस्टम बहुत आगे, और भी चीज़ें आएंगी, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं है मेरी ये एक्सपर्टीज। पॉइंट है कि लेकिन देयर इज नो लिमिट टू योर इमेजिनेशन, देयर इज नो लिमिट टू योर इमेजिनेशन। ये सब जो बना है इंसान ने ही तो बनाया है। हाँ। जितना भी चीज़ देखेंगे, जो भी साइंस है, जो भी चीज़ें हैं, जहाज उड़ रही है, चाहे आपका स्पेस हो, सैटेलाइट्स हो, आपके ड्रोन्स हो, सब चीज़ें तो इंसान ने ही बनाया ना। तो इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। व्हाट यू कैन थिंक यू कैन मेक ऑफ इट। इस पे काम करना है, बौद्धिक पे काम करना है, साइंस पे काम करना है, मैथ पे काम करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो अभी आपका चीज़ है उसमें धीरे धीरे बेसिक्स क्वेश्चंस पे जाना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनोवेशन और क्रिएशन किसने किया होगा? अगर मैंने आपको बोला a² + b² = c², पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, तो इसको समझ के आप उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहली बार पाइथागोरस थ्योरम का किसी ने निकाला होगा तो उसने क्वेश्चन किया होगा, क्यूरियोसिटी हुई होगी, ऑब्जर्व किया होगा। समझ रहे हैं? तो कॉपी नहीं, अपने बौद्धिक का खुद से ओरिजिनली प्रयोग करके सोचना समझना, मैथ साइंस ये सब एक बेसिक आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन करना आपको है, समझना आपको है। और इससे बड़ा गरल कोई नहीं हो सकता। और ये गरल जब आपके पास रहेगा तो आपके फिर उस चीज़ को फिर ताकत लेना है और ताकत का प्रयोग सही दिशा में करना है। फिर आपकी एक समाज में इज्जत भी ऑटोमेटिकली मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। टोटल जैसे जब भी कोई रिफ्लेक्टेड दिया जाए, स्टेटमेंट आपको दिया जाए, उसका भावार्थ तो आना चाहिए। ठीक है, अर्थ आना चाहिए, भावार्थ अर्थ आना चाहिए। लेकिन उस अर्थ का क्या मकसद चाह रहे हैं? जैसे एग्जाम में सिंपल हिंदी में इसका आंसर पूछेंगे तो भावार्थ ही लिखेंगे, वहाँ ये सब इतनी कहानी नहीं लिखेंगे। लेकिन ये भावार्थ जो आप लोगों को रिफ्लेक्ट किया गया है, इसका बहुत संक्षेप में यही है कि आपको बौद्धिक रूप से अपने को मजबूत करना है, लड़ाई झगड़ों में नहीं करना है, इसमें नहीं पड़ना है, अपने को सामर्थ्य बनाना है। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे, आपका देश सामर्थ्यवान नहीं रहेगा, तो फिर गुलाम बन जाएंगे। और जब देश गुलाम बनेगा तो आप भी गुलाम है। तो अपने पास करना है, शक्ति रखना है। ठीक है, समझ में आया रिफ्लेक्शन का? हाँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एक मन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो